मध्य प्रदेश में आज 42 पॉजिटिव केस आए हैं। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन धीरे धीरे केस बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से 30-40 के बीच में ही है, लेकिन हर तरह की सावधानी रखनी है। आज हम वर्तमान परिस्थितियों में, व्यवस्थाओं में और कौन सी चीज जोड़ी जाए उसका भी फैसला करेंगे। और विशेषकर प्रधानमंत्री जी ने जो प्रावधान किया है 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण का, उसकी रणनीति भी हम लोग बनाएंगे ताकि 3 तारीख से उस टीकाकरण के अभियान को भी हम सुचारू रूप से चला के अपने बच्चों को भी पूरी सुरक्षा दे पाएं और कोविड से सुरक्षा का कवच उनको ठीक से मिल जाए। बाकी हर चीज पर हम नजर रखे हुए हैं, व्यवस्थाएं हमारी चाक चौबंद है। जनता से यही अपील है कि सावधानी रखें। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर, और मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में जो आपका एमपी पुलिस एग्ज़ाम को या एमपी टीईटी वर्ग 3 एग्ज़ाम को लेकर संशय बना हुआ है। संशय इसलिए बना हुआ है क्योंकि आपके जो एडमिट कार्ड है वो आने का टाइम तो चल ही रहा है फ़िलहाल, और अभी जो आपको एग्ज़ाम डेट दिख रही है वो 8 जनवरी ही दिख रही है। पीईबी की तरफ से स्थिति स्पष्ट हुई नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। अच्छा, तरह तरह की अब रिकॉर्डिंग भी आपको सुनने के लिए मिलने लगी है, इसलिए आप लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर कर दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपसे एक विनम्र निवेदन है, अनुरोध भी है कि मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम न सिर्फ एमपी पुलिस का, न सिर्फ एमपी टेट वर्ग 3 का, बल्कि और भी बहुत सारी भर्तियाँ 2020 में ही होनी हैं। एग्ज़ाम आपके बैक टू बैक होने हैं, लाइन से होने हैं, सिक्वेंशियली होने हैं। तो जो पहले एग्ज़ाम आपको एग्ज़ाम फॉर्म जो पहले भरा लिए गए हैं उनके एग्ज़ाम पहले होंगे। मतलब जो फर्स्ट हाफ आपको दिख रहा है मई और जून के पहले, ये दोनों बड़े एग्ज़ाम होने हैं। एमपी पुलिस हो गया, एमपी टेट वर्ग 3 हो गया, ग्रुप 4 के एग्ज़ाम भी होने हैं। तो अभी जो कैलेंडर में दिख रहे हैं ये एग्ज़ाम फर्स्ट हाफ के पहले होने हैं। और जो फॉरेस्ट हो गया, मतलब वन रक्षक हो गए, फिर से जेल प्रहरी की भी आनी है, इसके साथ साथ पटवारी है, महिला पर्यवेक्षक है, एमपी एसआई है, ये सारी भर्तियाँ फर्स्ट हाफ के बाद यानी सेकंड हाफ में आनी हैं। तो सरकार, चूँकि इलेक्शन भी है 2023 में, इसलिए सरकार हर तरह से कोशिश करेगी कि आपके जो एग्ज़ाम पेंडिंग है या जिनकी डेट लगातार बढ़ रही है ये पहले कराए जाएं। लेकिन अब ऐसे में देखो 2 समस्याएं हैं जो मैंने आपको पहले भी पुराने वीडियोस में भी बताई थी। लेकिन होता क्या है कि आप लोगों के जैसे जैसे वही टाइम आ रहा है, धीरे धीरे 8 तारीख के नज़दीक जैसे जैसे दिन आ रहे हैं, वैसे वैसे आप लोगों के क्वेश्चन डाउट्स बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में आपकी जो डाउट है या जो क्लैरिफिकेशन है वो मैं कर देता हूँ। देखिए, मैंने अपने वीडियोस में 2 बड़ी समस्याएं बताई थी जिनकी वजह से एग्ज़ाम पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। पहली तो ये कि बैकअप के लिए कोई एजेंसी नहीं है, तो उसके लिए आज मीटिंग होनी थी। ये भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 28 तारीख को इसकी मीटिंग होनी है। अगर यह अपने स्तर से अगर ये सही तरीके से अपना पक्ष रखते हैं तो एग्ज़ाम के लिए हरी झंडी दी जाएगी। और सही पक्ष का मतलब ये है कि ये बैकअप लेने में तैयार हैं, सक्षम हैं। ये एग्ज़ाम के दौरान, ऐसा तो नहीं कि बीच एग्ज़ाम में कोई समस्या आ जाए, बीच एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम को होल्ड पे रखना पड़े, कैंसिल करना पड़े किसी अननेसेसरी टेक्निकल इशू की वजह से। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि आ जाता है लिख कर कि तकनीकी ख़राबी के कारण एग्ज़ाम फ़िलहाल स्थगित करना पड़ रहा है या टेक्निकल इशू की वजह से, ये सारी चीज़ें। तो आज की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या निर्णय निकला है, क्या निष्कर्ष निकला है, मैं सोच रहा था कि अपना वीडियो कल ही लेकर आऊँ। ठीक है, इसका जो भी निर्णय निकला हो और जो भी इसका निष्कर्ष निकला हो वो लेकर आऊँ। लेकिन इतने सारे कॉल्स, इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे कमेंट्स आए हैं, ये वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया, चूँकि आज कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी आप लोगों ने सुनी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी पीईबी जो भी आपको सुनने मिल रहा है वो अपने बिहाफ पर बोल रहे हैं। और इसके साथ साथ ये तो मैं आपको बता ही दूं कि पीईबी तो तैयार है एग्ज़ाम लेने के लिए। अभी चूँकि एग्ज़ाम उनने करा भी लिए हैं, पेपर भी आपके एमपी पुलिस के तैयार हो चुके हैं। पेपर तो पहले ही बन चुके थे, एमपी टेट वर्ग 3 के पेपर भी ऑलरेडी बन चुके हैं। पीईबी अपनी तरफ से पूरी तैयार है एग्ज़ाम कराने के लिए। लेकिन अगर एग्ज़ाम एजेंसी अपना पक्ष अच्छे से नहीं रख पाई है आज, तो फिर इसके लिए भी आपकी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ सकती है। और दूसरा तो आपको पता है कि कोविड-19 केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, पाबंदियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। अब इसके साथ साथ रिकॉर्डिंग
भी है एक मेरे पास, तो वो मैं रिकॉर्डिंग भी आपको सुना दूंगा। लेकिन रिकॉर्डिंग में ज़्यादा कुछ निकलता नहीं, क्योंकि पीईबी के अधिकारी जो होते हैं उन्हें खुद से जो बोला जाता है, ठीक है, कि आप ऐसा ऐसा बोल दें या जो भी है वैसा ही वो बोलते हैं, चाहे जब भी कॉल आप लोग कर लें। और इंस्टेंट अगर कोई आदेश आ जाता है ऊपर से तो वो अपना निर्णय भी बदल लेते हैं। अब इसके साथ साथ जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं, ये तो मुझे श्योर हो गया है कि 8 जनवरी से एग्ज़ाम अब हो पाना मतलब मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि 8 जनवरी से आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो अब जैसे धीरे धीरे टाइम होता जा रहा है, तो फिलहाल 8 जनवरी से तो नहीं होंगे, डेट तो आपकी बढ़ेगी। अब डेट कितनी बढ़ती है ये देखने वाली बात है। अब इसके बीच में अगर गवर्नमेंट कुछ अपने आदेश दे देती है पीईबी संस्था को या कुछ और बोल देती है, तो इसकी वजह से तो एग्ज़ाम थोड़ी और ज़्यादा डिले हो जाएगा। और अगर एजेंसी की वजह से एग्ज़ाम पर दिक्कत आएगी तो इसकी वजह से ज़्यादा डिले नहीं होगा, एक आध हफ्ते या 15 दिन का डिले होगा। अगर आपकी दिलचस्पी है रिकॉर्डिंग सुनने में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। रिकॉर्डिंग में आपको कुछ अलग सुनने को मिल जाएगा। पीईबी की जो मैडम की आपकी रिकॉर्डिंग आपने सुनी है, मैडम की काफ़ी और चैनल्स पर भी सुनी होगी, उन्हीं की आवाज़ में वो रिकॉर्डिंग है, वो भी आपको सुना देंगे। लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं आपको बताने के लिए, बस यही है कि एग्ज़ाम के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अभी हरी झंडी मिलना बाकी है। जैसे ही हमें हरी झंडी मिलती है हम प्रक्रिया को शुरू कर देंगे और हम अपने तरफ से पूरे तैयार हैं। लेकिन अभी आपके एग्ज़ाम 8 जनवरी से होंगे या एक हफ्ते आगे बढ़ेंगे या 15 दिन आगे बढ़ेंगे, ये हम नहीं बोल सकते हैं, ये उनके द्वारा कहा गया है। अगर रिकॉर्डिंग सुनना हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको रिकॉर्डिंग ही सुना दूँगा। और इसके साथ साथ मुझे और भी काफ़ी कुछ चीज़ें बोलनी हैं, लेकिन वीडियो लंबे हो जाते हैं अननेसेसरी बातों में। अभी मुझे कुछ लोगों के जवाब भी देने हैं कि मजाक उड़ाने के बदले में फिर किस तरीके से आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने आप को तो देखें, उसमें कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं होती कि आप अपने आप को देखें, अपने आप को ले जाकर हवा में उड़ें, आसमान पर जाएं, ठीक है। लेकिन दूसरे का मजाक उड़ाना बहुत गलत बात होती है। इतने दिन से मैं भी चैनल चला रहा हूँ, इतने दिन से सामने वाला इंसान भी चैनल चला रहा है, या और भी बहुत सारे लोग चैनल चला रहे हैं। मैं पर्सनली किसी पर ना तो आर्गूमेंट करता हूँ और ना मैं किसी का देखता हूँ, ना मैं किसी का मजाक उड़ाता हूँ, ना मैं किसी की तारीफ़ करता हूँ। मैं कुछ करता नहीं हूँ, मुझे अपने काम से मतलब रहता है और आप लोगों से मतलब रहता है कि आपको एकदम सही, सटीक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले एनालिसिस के माध्यम से। लेकिन अगर मुझे किसी स्टूडेंट के द्वारा या मुझे खुद के द्वारा ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने, ठीक है, मेरा उपहास किया है या मेरा मजाक बनाया है, वो भी गंदे तरीके से हंस के या कुछ और अन्य तरह से, उसे तो हरगिज़ बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। आप भी नहीं करेंगे इस तरीके से बर्दाश्त, और वो ऑड भी लगता है। और इंसान कितना भी पढ़ा लिखा, समझदार या सामाजिक हो, इस तरीके की गंदी हरकत करने से वो बहुत तुच्छ लगने लगता है। ये शायद एहसास उनको भी हो गया होगा, इसलिए उन्होंने माफ़ी भी मंगाई है। लेकिन माफ़ी भी अगर आप पोलाइटली मंगाएंगे तो बहुत अच्छी बात होती है। अब पूरी वीडियो में आप निंदा करें, आलोचना करें और उसके आखिरी में आप कह दें कि ऐसे ऐसे भाई हैं और हमारी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं, ठीक है। अब अगर आपको बुरा लगा है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, तो भाई दुश्मनी होती किसी की नहीं है, बना लेते हैं लोग अपनी किसी गंदी हरकतों के कारण, ठीक है। तो ये हरकतें इंसान को पता भी होना चाहिए कि भाई जिसका हम मजाक उड़ा रहे हैं, जिसके लिए हम ये सब बोल रहे हैं, हो सकता है उस तक भी पहुँचे, उस इंसान को कैसा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना पड़ती हैं। मैं तो किसी से ना दोस्ती बनाता हूँ ना किसी से दुश्मनी बनाता हूँ। बस ये ज़रूर है कि संबंध अच्छे होते हैं, व्यवहार अच्छे होते हैं। और लोगों को क्या चाहिए, आप लोग मुझे इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको सही, सटीक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले, और वो भी आप इसलिए यहाँ पर जुड़े हैं क्योंकि पुराने जितने भी आपको यहाँ पर अपडेट दिए गए हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो आपको सही मालूम हुए हैं और वो आपने सही पाए हैं, तब जाकर आप इस चैनल से जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं, भरोसा करते हैं, एप्लीकेशन से जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, डायरेक्ट आप बात भी करते हैं, ठीक है। तो इंसान, और आपने देखा भी होगा कि मैं पर्सनली किसी पर कटाक्ष नहीं करता, ना किसी का मजाक बनाता हूँ, बल्कि मैं खुद आप बहुत सारे लोगों से बोलता हूँ, अगर आप नेगेटिव हैं, डिमोटिवेट हैं, तो मुझसे बात करें, चैट करें। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ, अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, आर्थिक रूप से तंगी है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप मेरे पास आइए, रहिए, खाइए, पढ़िए, बस 3-4 काम है आपको करना है, मैं आपको पूरा सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, हर तरह से, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो आपको बताना ज़रूरी होता है। मैंने आपसे बता दिया कि तैयारी पीईबी के द्वारा पूरी है, एग्ज़ाम उन्हें कराना ही कराना है, वो तो अपनी तैयारी में है ही। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 2 अड़चनें आ रही हैं। एक तो कोविड-19 जिसको लेकर सरकार बहुत सख्त हो रही है, और दूसरा आ रहा है कि आपका एग्ज़ाम एजेंसी का, मैंने आपको बताया है, एग्ज़ाम एजेंसी आज की मीटिंग में अगर पक्ष अच्छे से रख पाई होगी तब तो आपका एग्ज़ाम
कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन चूंकि ये मीटिंग थोड़ी लेट हुई है, इस वजह से आपका एग्ज़ाम थोड़ी आगे ज़रूर खिसकेगा, एक हफ्ते भी, 15 दिन भी। वो तो एग्ज़ाम एजेंसी जो है उसकी वजह से आपका एग्ज़ाम आगे खिसकेगा, एक आध हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोविड-19 की वजह से पीईबी को निर्देश देती है तो इस पर फिर कुछ और भी फैसला आ सकता है। बहुत जल्द ये देखने वाली बात होगी। अगले वीडियो में आपको मैं रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा और बहुत जल्द आपको अगला वीडियो आएगा। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में कोविड-19 के क्या हालात बन रहे हैं उस पर आप लोग एक नज़र डाल लीजिए इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। अभी तक मध्य प्रदेश के लिए राहत की खबर थी, क्योंकि कोरोना के केस तो बढ़ रहे थे लेकिन उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं था। लेकिन बीते 2 दिनों की बात करें, यानी 48 घंटों में ओमिक्रॉन के कुल मिलाकर के अब 9 मामले मध्य प्रदेश में हो गए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ओमिक्रॉन के सभी मामले मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में हैं। इंदौर ही वो शहर है जहां पर सबसे ज्यादा उड़ानें हैं, यानी इंदौर की कनेक्टिविटी न केवल देश के बल्कि विदेश के कुछ शहरों से भी सीधी है। और इसीलिए माना जा रहा है कि इंदौर में ही ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है। अभी तक अगर देखा जाए तो ओमिक्रॉन से मध्य प्रदेश में किसी की मौत नहीं हुई है, न ही देश में ऐसा कोई मामला अब तक सामने आया है। लेकिन जिस तेजी से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी सीवियरिटी जो है वो आने वाले दिनों में, यानी जनवरी के महीने में थोड़ी ज्यादा तेज हो जाएगी। अभी तक ओमिक्रॉन के जो मामले आ रहे हैं उनमें हल्के लक्षण हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो विदेश से आए हुए करीब 3000 लोगों में से 26 लोगों को जो ओमिक्रॉन का संकेत था, जो संदेह था, उनमें से सिर्फ 9 लोगों को ही फिलहाल ओमिक्रॉन अब तक पाया गया है। पहले 6 मामलों में ओमिक्रॉन पाया गया था, इसके बाद 2 मामले ओमिक्रॉन के आए और अब एक नया ताजा मामला बीते 24 घंटों में सामने आया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 9 हो गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। ऐसे में क्रिसमस का त्योहार हो या फिर आने वाले नए साल का जश्न, इन पर असर जरूर पड़ा है।